नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल की, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यूपी विधानमंडल का इतिहास बेहद अद्भुत है, उदारता और व्यापकता से भरा हुआ है और इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यूपी में ही स्वाधीन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के निर्वाचन का इतिहास रचा गया था। राष्ट्रव्यापी राजनीति के संदर्भ में यूपी के लिए इससे बढ़कर गौर की बात क्या हो सकती है कि इस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में से 9 प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश को नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि 9 प्रधानमंत्री यहीं से निकले, यहीं की संसद से निकले। यूपी की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता यहां के लोकतंत्र को और भी ज्यादा समृद्ध बनाती है, मजबूत करती है, टूट करती है। यूपी की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी अनेकता में एकता की बेमिसाल उदाहरण है। हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने ये विविधता प्रस्तुत करती है। यूपी में ही अनेक ऐसे अज्ञात और गुमनाम स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिनके विषय में और अधिक जानकारी सुलभ होनी चाहिए। विख्यात सेनानियों के विषय में भी और ज्यादा जानकारी का प्रसार होने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, राष्ट्र के प्रति भावना बढ़ेगी। यूपी विधानमंडल में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द का गौरवशाली इतिहास रहा है। लोकतंत्र में सत्ता और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों पक्षों में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिक्कों की नई सीरीज जारी की है, उसका असर क्या होगा। दरअसल प्रधानमंत्री ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों की आइकॉनिक वीक समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट मंत्रालय के योगदान पर प्रकाश डाला, उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान भारतीय रुपयों की गौरवशाली यात्रा को भी दर्शाया गया, दिखाया गया। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित कुछ नए सिक्के भी लॉन्च कर दिए गए। इनमें 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के सिक्के हैं, जिनके एक स्पेशल सीरीज जारी की गई है। और ये सीरीज है 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5, 10 और 20 रुपए का सिक्का। ये स्पेशल सीरीज यानी कि जब जब ये सिक्का आपके हाथ में आएगा, आपको आजादी का अमृत काल याद आएगा। और जानते हैं इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि जो बच्चे इन्हें देख नहीं सकते, वो महसूस करके बता देंगे कि सिक्का दरअसल 5 रुपए का है, 10 रुपए का है या 20 रुपए का है। दरअसल दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा आसानी से ये स्पेशल सीरीज के सिक्के पहचाने जा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृतकाल के लक्ष्यों की याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो सिक्के से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नोट की। सवाल यह है कि क्या भारतीय नोट पर अब महात्मा गांधी दिखाई नहीं देंगे? क्या राष्ट्रपिता दिखाई नहीं देंगे? क्या उनके साथ कुछ और महापुरुष दिखाई दे सकते हैं? जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर है, आरबीआई इंडियन करेंसी में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। नोटों पर छपने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर यह बदलाव हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, उसके बाद आरबीआई ने बयान जारी किया और कहा कि इस संबंध में जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम अटकलों को आरबीआई ने खारिज किया है। रिपोर्ट की माने तो जल्द ही नोटों पर दिखाई दे सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन, देश की राष्ट्रपति रहे, हमेशा बच्चे बनकर रहे और बच्चों के लिए हमेशा आदर्श रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी तस्वीरें आने वाले वक्त में नोटों पर दिखाई दे सकती है। दरअसल आरबीआई इन हस्तियों की तस्वीरों को नोट पर लाने पर गहनता से विचार कर रही है। राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की एक सीट ऐसी है जहां कई दावेदार हैं या कहीं के एक से ज्यादा दावेदार हैं और नजदीकी मुकाबला होने की संभावना है।
महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, यहां की एक एक सीटों पर दो दो उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडिक के बीच में मुकाबला है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और बीजेपी समर्थित निर्दलीय सुभाष चंद्रा के बीच में मुकाबला है। हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच में मुकाबला है। कर्नाटक की एक राज्यसभा सीट पर दो नहीं बल्कि तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से लहर सिंह सिरोया मैदान में है, कांग्रेस से मंसूर अली खान मैदान में है और जदयू से डी कुपेंद्र रेड्डी मैदान में है। कर्नाटक में एक सीट पर तीनों पार्टियों के पास पर्याप्त 45 वोट नहीं है। लेकिन सवाल दरअसल यह है कि जो जेल में बंद है क्या वो भी वोट डाल पाएंगे? यह सवाल खड़ा हो रहा है अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र में, क्योंकि कोर्ट करेगा महाराष्ट्र के सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के दो विधायकों के वोट का फैसला। क्योंकि दोनों जेल में बंद है, क्या उनको स्पेशल पावर के तहत विधानसभा लाया जाएगा और वो वोट कर पाएंगे? दरअसल फिलहाल जेल में है एनसीपी के विधायक देशमुख और नवाब मलिक। चुनाव में मतदान करने के लिए देशमुख और मलिक ने कोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों ने कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों ने कहा, हम इस याचिका का विरोध करेंगे। ईडी के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा है और कहा कि हम कल जवाब दाखिल कर देंगे और कोर्ट 8 जून को सुनवाई कर सकता है। 8 जून इसलिए क्योंकि 10 जून को वोटिंग होनी है और जो भी फैसला होना है उससे पहले होना है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज ने समय दिया है। ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया है और अब 8 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है, मैदान में उतार सकती है? यह संभावनाएं क्यों है, इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वोटों पर निर्भर है, संख्या पर निर्भर करता है। कांग्रेस द्वारा विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श करने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को प्रत्याशी के तौर पर उतारने की भी चर्चा चल रही है और यह सब इसलिए क्योंकि जो गणित है उसमें विपक्षी दलों के पास फिलहाल लगभग 50.5% वोट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए के पास फिलहाल 49% वोट है। यानी अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और एक प्रत्याशी के समर्थन में आ जाए तो फिर हो सकता है कि एनडीए जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारे वो हार जाए। ऐसे में बीजेडी और वाईएसआर के समर्थन से फैसला होगा। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में अभी 1 महीना बाकी और बीजेपी भी जाहिर है वोटों के इस गणित को अपने पक्ष में करने की कोशिश या तो कर रही होगी या कर चुकी होगी। और अब बात करते हैं कार्ति चिदंबरम की और उनसे जुड़े चाइनीज वीजा मामले की। मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई, अब बुधवार को सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ईडी के द्वारा कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। निचली अदालत से नहीं मिली थी कार्ति चिदंबरम को राहत। कांग्रेस से बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगले 3 महीने में कांग्रेस कार्यालय अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो जाएगा। आईटीओ के नजदीक ये दफ्तर बनाया गया है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यह नया मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। बस अब एक तरीके से उसमें शिफ्ट होने की बारी है और माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने में कांग्रेस शिफ्ट हो जाएगी। कांग्रेस ने देश भर में अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में विजेंद्र सिंगला को सचिव और 2 संयुक्त सचिव बनाए गए। पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने प्रदेश इकाइयों को पत्र लिखा है। राज्यों के अंदर कांग्रेस की प्रॉपर्टी की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है। यह पत्र इसलिए भी लिखा गया है ताकि कांग्रेस को यह पता हो कि किस राज्य में किस जिले के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी उनके नाम है। अगर उस पर कब्जा हो गया है तो रिकवर की जाए और अगर नहीं हुआ है तो किस तरीके से उस मॉडल को डेवलप किया जाए जो बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी जिला स्तर पर मुख्यालय बना रही है, जबकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और लेकिन
बावजूद इसके ज्यादातर जगहों पर किराए के मकान में उनके दफ्तर चल रहे हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उस विवाद पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाड़ी के देशों में ये मसला बड़ा हो गया था, इसलिए मजबूरी में देश के पीएम ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की। ये गलत है क्योंकि उनको ये कार्रवाई 10 दिन पहले करनी थी। आप मेरे पीएम हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप विदेशी देशों के नेताओं को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, आप हमारी तकलीफ नहीं समझते हैं। ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, उनके मुंह में भी दही जम गई थी, सिर्फ हम ही बोल रहे थे। तथाकथित सेकुलर पार्टी कल रात अचानक हरकत में आ गई है। दरअसल हमला सीधा कांग्रेस पर किया गया है। और जिस हरकत की बात की गई है वो कांग्रेस के इस मामले पर बयानों को लेकर की गई है। नुपुर शर्मा विवाद पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, नफरत फैला रही है, भारत की सदियों पुरानी वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा का अपमान कर रही है, और दूसरी तरफ सब धर्मों के सम्मान का ढोंग और पाखंड रच रही है। ये दोगली भाषा अविश्वसनीय है। इसे ही तो कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाजपाई नेतृत्व ने वोट बटोरने के लिए एक नया शब्दकोश बना लिया है, और यह है शमशान, कब्रिस्तान, 80 बनाम 20, बुलडोजर और गर्मी निकालना। भाजपाई राजनीति में विकास, रोजगार, प्रगति, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली और बुनियादी ढांचा जैसे शब्दों के मायने नहीं बचे। बीजेपी नेतृत्व की सत्ता की हवस देश की सर्वधर्म सद्भाव की संस्कृति को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है, यानी कि जिसकी पूर्ति कभी की ना जा सके। इसके चलते देश के सिख, मुस्लिम, ईसाई, दलित, आदिवासी और ओबीसी मोदी सरकार द्वारा समर्थित असामाजिक तत्वों की हिंसा और शोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं अरब देशों में तूल पकड़ रहा बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी का मामला। ओमान की ग्रैंड मुफ्ती ने अरब देशों में शुरू की बीजेपी के खिलाफ मुहिम। मुफ्ती ने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। ये एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में उठ जाना चाहिए। मुफ्ती के इस बयान के बाद अरब देशों में देखने को मिला भारत का विरोध। भारतीय सामानों के बाइकआउट को लेकर भी मुहिम चलाई जा रही है। ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली को माना जाता है पाकिस्तान का समर्थक, लेकिन ये तब नहीं बोले जब अफगानिस्तान में कत्लेआम हो रहा। वहीं पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर भारत की दो टूक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के बयान को विभाजनकारी बताया, तोड़ने वाला बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने OIC के सचिवालय के बयानों पर कहा उसका एजेंडा विभाजनकारी है। इस विवाद में कतर, कुवैत, ईरान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कूद गया है। दरअसल नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर बयान के बाद खड़ा हुआ है यह हंगामा, और अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर प्रकट की आपत्ति। भारतीय राजदूतों को तलब कर जाहिर की अपनी नाराजगी। हालांकि बीजेपी ने कल नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। सभी धर्मों के सम्मान की बात कहते हुए शर्मा को पार्टी से निलंबित किया गया। भारत में बुलेट ट्रेन शुरू करने को लेकर रेल मंत्री का बयान आया। 2026 में बुलेट ट्रेन चलाने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आश्वस्त। गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच ये ट्रेन चलेगी और ये देश की पहली बुलेट ट्रेन होगी। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में अच्छी प्रगति हुई है और इस दिशा में तेज गति से काम भी किया जा रहा है। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दे रही है मोदी सरकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने इसका जायजा लिया। सूरत से लेकर
नवसारी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 61 किलोमीटर मार्ग पर खंभे लगाए गए हैं और लगभग 150 किलोमीटर के मार्ग पर काम चल रहा है। लाइन पर कुल 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 8 गुजरात में होंगे और 4 महाराष्ट्र में। वहीं भारतीय रेलवे का यात्री सुविधा को लेकर बड़ा फैसला। IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग होने वाले टिकटों की सीमा बढ़ाई गई है। ऐसी यूजर आईडी जो आधार से लिंक नहीं, अब 12 टिकट तक बुक कर सकेगी और ऐसी यूजर आईडी से अब 6 के बजाय 12 टिकट बुक हो सकेगी। आधार से लिंक यूजर आईडी अब 24 टिकट बुक कर सकेंगे। दरअसल ये 1 महीने में है। 1 महीने में पहले आप 6 कर सकते थे अगर आप आधार से कनेक्ट नहीं। अब वो संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 12। अगर आधार कनेक्ट है तो 1 महीने में अब आप 24 कर सकते हैं। आधार से लिंक यूजर आईडी अब 12 के बजाय 24 कर दी गई है। आप 24 टिकट बुक कर सकते हैं 1 महीने। रिटायर्ड IAS सतीश चंद्र बने जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल 62 साल की उम्र है। अध्यक्ष पद पर 62 साल की आयु प्राप्त करने तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। माफ कीजिएगा। 1986 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अफसर हैं सतीश चंद्र और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के विशेष मुख्य सचिव रहे हैं सतीश चंद्र। प्रसिद्ध सिंगर केके हमारी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो क्यों दुनिया में नहीं है इसकी जांच की बात की जा रही है। मौत की जांच को लेकर याचिका दायर की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। आपको ध्यान है कि मंगलवार देर रात को कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी कि केके की मौत हुई थी। एक कंसर्ट के दौरान हुई थी। दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविशंकर चट्टोपाध्याय के द्वारा याचिका दायर की गई है। मौत को संदिग्ध बता CBI जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। प्रमुख सांसद TKS एलंगोवन का विवादित बयान। एलंगोवन ने किया हिंदी भाषा का अपमान और कहा कि हिंदी केवल अविकसित राज्यों जैसे कि बिहार, MP, UP और राजस्थान में मातृभाषा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को देखिए। क्या ये सभी विकसित राज्य नहीं है? हिंदी इन राज्यों के लोगों की मातृभाषा नहीं। ये बोले कि हिंदी हमें शूद्रों में बदल देगी, हिंदी हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। और हम बात कर रहे हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।